हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। इस कड़ाके की ठंड में जो आप लोगों का जज्बा है तैयारी का, वो उसकी दाद देनी होगी। आप लोग जो इस कड़ाके की ठंड में अपनी मेहनत से लगे हुए हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी में, उसके लिए आपको सल्यूट है। और आशा है कि आप लोग अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे से जारी रख रहे होंगे। किसी भी तरीके की परेशानी जो भी आ रही होगी उसको आप लोग हमेशा की तरह एक डिटरमाइंड स्टूडेंट की तरह उसको ओवरकम कर रहे होंगे। कल की क्लास में हम बात कर रहे थे मेंस के सिलेबस की, ज्योग्राफी के। उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ज्योग्राफी जीएस मेंस के जो सिलेबस है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, उसकी हमने कल बात शुरू की थी और हम आगे भी बढ़े थे, लेकिन पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। हम उस सिलेबस को आपको लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सिलेबस में आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सिलेबस अगर आपको एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो आपको फिर आगे की जो जर्नी है आपकी प्रिपरेशन की, उसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको एक बार बता दूं कि ओनली यूपीएससी ने अपने आरंभ बैच को शुरू कर दिया है। जी हाँ, आरंभ बैच। क्या है ये आरंभ बैच? आरंभ बैच उन बच्चों के लिए लाया गया है जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की काफ़ी हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन मन में जुनून है कि अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है, एक बड़ा अफसर बनना है, लोगों की सेवा करनी है, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना है। और वो बच्चे जो कि दूसरे शहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते किसी भी वजह से, अपने घर में किसी परेशानी को लेकर, पैसों की कमी को लेकर या किसी भी वजह से, उन लड़कियों के लिए ये ओनली यूपीएससी चैनल लाया गया है, आरंभ बैच लाया गया है, जो कि अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहती हैं, लेकिन ऐसे इलाकों से होने की वजह से, ऐसे परिवारों से होने की वजह से जो उन्हें इस चीज़ का मौका नहीं दे पाता है कि वो घर से बाहर निकल के पढ़ें। तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ओनली यूपीएससी आपके लिए आपके घर पर लाया है फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी सिविल सर्विसेज की क्लासेस। जी हाँ, जीएस मेन, जीएस प्रीलिम्स, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री मेंस, इंटरव्यू तक का आपका हमारा साथ रहने वाला है। हम आपकी मदद इंटरव्यू तक करेंगे। यहाँ तक हमने जो भी क्लासेस प्रोवाइड करी हैं वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट थी। उनके लिए हमने आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं किया है। जी हाँ, एक भी पैसा चार्ज हम आपसे नहीं कर रहे हैं। हम आपसे बस आपका टाइम और आपकी मेहनत मांगते हैं, आपसे पैसा एक भी नहीं मांगते। हम ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने काफ़ी बच्चों से बात करी, काफ़ी बच्चों से अनुभव लिया कि क्या उनकी परेशानी रहती हैं, क्या वो परेशानियाँ हैं जो उनको आगे बढ़ने से, पढ़ाई करने में रोकती हैं। उन्हीं सब परेशानियों को समझते हुए हम ये आरंभ बैच आप सभी के लिए लेकर आए हैं। हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ज्योग्राफी की क्लासेस की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस थी हमने की हैं, काफ़ी हम आगे बढ़े हैं उसमें। हमने 9 से 10 क्लासेस उसकी करी हुई हैं। फिर बच्चों की रिक्वायरमेंट्स कमेंट्स पढ़ के ये समझ में आया कि शायद बच्चों को सिलेबस की भी इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बिगनर हैं, वो अपनी प्रिपरेशन के बीच में है, जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। हर वैरायटी का स्टूडेंट हमारे पास है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हर एक स्टूडेंट को जो है उसका ध्यान रखें। इसलिए फिर हमने ये फ़ैसला लिया कि जो क्लासेस हमारी चल रही थी उनको थोड़ा पॉज दिया जाए और क्यों ना सिलेबस की बात की जाए। हमने एग्ज़ाम पैटर्न की बात करी, प्रीलिम्स ज्योग्राफी का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसकी बात करी। काफ़ी डिटेल में हमने बताया था कि जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, जो कि नोटिफिकेशन में 1 लाइनर रहता है, एक लाइन में आपको बता दिया जाता है कि क्या सिलेबस है, उसको हमने डिटेल में बताया कि इसको आपको कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। फिर हमने कुछ बच्चों को ऑप्शनल में भी तकलीफ़ हो रही थी, ऑप्शनल के बारे में भी हमने बात करी कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करें, और अगर चूज़ कर चुके हैं तो उसको अप्रोच कैसे करें। हमने मेंस के सिलेबस की भी बात करी थी। आज हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हो और प्रीलिम्स और जैसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को आप मिस कर रहे हो, उसके सिलेबस को मिस कर रहे हो, तो प्लीज़ आप एक बार जो है ओनली यूपीएससी के चैनल पे विज़िट करिए, उसको देखिए, एनालाइज़ करिए,
फिर आप जो है प्लेलिस्ट पे जब आप जाएंगे आपको ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मिलेगी। आप प्लीज़ उन वीडियोस को एक बार देखिए, शुरू से देखिए। अगर आप यहाँ क्लासेस करने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं, उन क्लासेस को आप प्लीज़ शुरू से देखिए और देखिए कि किस तरीके से ओनली यूपीएससी हर एक अप्रोच को अपना रहा है ताकि आपकी जो तकलीफ़ है उसको दूर किया जा सके। आप उन क्लासेस को देखिए, आपको पता चलेगा कि हमारी क्या अप्रोच है इस एग्ज़ामिनेशन को लेके। आपकी मदद करने के लिए हम किस तरीके से आगे आ रहे हैं। आप उन क्लासेस को देखिए। अगर आपको वो क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक ज़रूर करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये जो पहल है उन बच्चों की मदद करने के लिए जो कि कुछ बड़ा हासिल करना चाह रहे हैं लेकिन किन्हीं अभावों के कारण कर नहीं पाते हैं, ये पहल कैसी लग रही है आपको। कोई फीडबैक है, कोई आपका सजेशन है तो प्लीज़ वो भी हमें बताइएगा। तो बात करते हैं मेंस के सिलेबस की। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, सबसे पहली बात तो ये है कि पिछली कुछ क्लासेस में जब से हम एग्ज़ाम के पैटर्न की सिलेबस की बात कर रहे हैं तो आपको बताया गया है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन हर साल आता है। उसको प्लीज़ आप जो सिलेबस वाला पोर्शन है उसको प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए, अपनी स्टडी टेबल के सामने उसको स्टिक कर लीजिए ताकि वो हमेशा आपकी आंखों के सामने रहे। आपके सिलेबस आपसे कहीं भी छूटे ना। जब भी आप पढ़ने बैठो वो सिलेबस आपके आंखों के सामने रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास वो सिलेबस अभी मौजूद है, काफ़ी अच्छी बात है, उसी से टैली करते रहिए जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। अगर नहीं है तो प्लीज़ कोशिश करिए इस वीडियो को देखने से पहले, या फिर नहीं है आप ऑनलाइन अपने फ़ोन में भी खोल सकते हैं। हर जगह सिलेबस प्रोवाइड रहता है, हर जगह अवेलेबल है, ऐसी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आप उसे अपने फ़ोन में खोल लीजिए और प्रिंट आउट है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमने बात कर ली थी मेंस, और बात कर रहे थे हम मेंस के ज्योग्राफी के सिलेबस की जो कि GS1 में आता है। GS1 में हिस्ट्री है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है, वर्ल्ड एंड इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी है, सोसाइटी है। इंडियन काफ़ी बड़ा सिलेबस दिया गया है। अगर आप ध्यान देंगे तो नीचे के 2 पॉइंट जो है वो मेनली ज्योग्राफी के सिलेबस को डिनोट करते हैं। कल हमने बात करी थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हमने बात करी थी जो कि की नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका जो बंटवारा है पूरे विश्व में किस तरीके का है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत होगी कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, फिर उनमें से महत्वपूर्ण की नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, फिर उनका बंटवारा इस पूरे विश्व में किन किन जगहों पर है, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। फिर आपको एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको उस वीडियो में बताई गई थी। प्लीज़ आप इसको देखने से पहले जो मेन सिलेबस का पिछली वाली वीडियो है पार्ट 1, आप उसको प्लीज़ देखिएगा क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई थी इस पॉइंट के रिगार्डिंग। आप उसको देखिए फिर इस वीडियो पे आइए क्योंकि ये पार्ट 2 है, वो पार्ट 1 है। इस वीडियो को समझने के लिए आपको पार्ट 1 देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग क्वेरी रहती है, क्लासेस के रिगार्डिंग, स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग या फिर रिसोर्सेज किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ओनली यूपीएससी के टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी है, हम यहाँ पे आपके लिए हमेशा मौजूद हैं। आपकी हर परेशानी को दूर करा जाएगा। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। बात आती है इंडस्ट्रीज़ की। इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमें बता दिया कि आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। बेसिकली हमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। हमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। अब नेचुरल रिसोर्सेज की खासियत क्या है, वो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। नेचुरल रिसोर्सेज का खनन होता है, कंपनी उसे यूज़ करती हैं, उससे नए प्रोडक्ट बनाती हैं, फिर जाके वो नेचुरल रिसोर्सेज हम तक पहुंच पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं औद्योगिकता से जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है। तो क्या है ये इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कारक
देखिए इंडस्ट्रीज़ आपको पता होगी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अलग अलग तरीके के व्यवसाय होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। उनका कहना यह है कि ऐसे कौन से कारक हैं जो इन इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिशमेंट में मदद करते हैं या फिर कारण बनते हैं। कहने का मतलब क्या है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, जो कि बहुत ही शुरुआती स्तर पर शुरू होती हैं। जैसे कि अगर कोई कृषि कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, वो प्राइमरी, हम उसे व्यवसाय इंडस्ट्री कह देंगे। फिर उससे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसका इस्तेमाल करके जो इंडस्ट्री लगी हुई है, चल रही है, उसे हम सेकेंडरी कहेंगे। फिर जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं जो लोग, वो टर्शरी में आते हैं। तो उनका इसमें हमें ये चीज़ पढ़नी है कि ऐसे कौन से रीज़न्स हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जो इनको लोकेशन निर्धारित करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो इसमें जो दिया गया है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि अगर कोई प्राइमरी इंडस्ट्री कहीं पे लोकेटेड है तो उसके क्या ऐसे कारक हैं कि वो उसी जगह पे लोकेटेड है। तो ये चीज़ हमें पढ़नी है। बेसिकली हमें इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना है। फिर इसमें फिर से जो पॉइंट है इंक्लूडिंग इंडिया, मतलब उन्होंने कह दिया है कि हमें इन कारकों के बारे में पढ़ना है, पूरे विश्व में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में। फिर ब्रैकेट में दिया गया है इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं पूरे विश्व के बारे में हमें पढ़ना है, इंक्लूडिंग इंडिया। ऑब्वियसली अगर हम पूरे विश्व के बारे में पढ़ेंगे, हम इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन देखिए सिलेबस आपको इंडिकेट करता है कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो आपका काम है, वो आपकी ड्यूटी है कि आप उसको पढ़ें, एनालाइज करें और फिर समझने की कोशिश करें और समझें कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं है। उसी के मुताबिक आप अपनी तैयारी करेंगे। देखिए मेहनत हर कोई करता है, सफलता वही हासिल करता है जो यहाँ से स्मार्टली वर्क करता है। इन्होंने लिखा है इंक्लूडिंग इंडिया, मतलब इंडिया इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब कि अगर आप पूरे विश्व की इंडस्ट्रीज़ के बारे में, उनके लोकेशन के बारे में पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगेंगी, कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं लगेंगी। हर चीज़ आप याद नहीं रख सकोगे, हर चीज़ के बारे में आप नहीं पढ़ सकोगे, कुछ ना कुछ आपसे छूटेगा ज़रूर। लेकिन इंडिया के बारे में नहीं छोड़ना चाहिए। इंडिया के बारे में अगर छूटा तो आपकी प्रिपरेशन वैसे ही नीचे स्तर पर आ जाएगी। अगर उसमें कुछ दिया गया है इंक्लूडिंग दिस, इंक्लूडिंग दैट, ये बताने के बावजूद कि सब है। देखिए अगर कोई आपसे कह रहा है कि आपको ये चीज़ें लानी है बट ये ज़रूर लाना है, तो इसका मतलब ये इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि ये सारी सब्जियां लानी है, ये सारी सब्जियां लानी है, लेकिन उन्हीं में से कोई आपसे क्या देता है ये वाली सब्जी मिलाकर, तो आपके दिमाग में ये एक सिग्नल जाता है कि हाँ सारी सब्जियां लानी है। अगर इनमें से कोई एक आध सब्ज़ी नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब्ज़ी ज़रूर लानी है। उसी तरीके से इस सिलेबस में भी इन्होंने बता दिया है कि पूरे विश्व की इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, लेकिन इंडिया की इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया, बात हो गया। ये एक तरीके से अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन या इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक पार्ट है, जहाँ पे हम रिसोर्सेज की बातें कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ की बातें कर रहे हैं। मेन जो पार्ट है ज्योग्राफी का वो होता है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। वो एक ऐसा पार्ट है, उसको समझे बिना जो हो आप लोग ये सारी चीज़ें भी नहीं समझ सकते। क्वेश्चंस वहाँ से बहुत आते हैं और उसका जो स्कोप है काफ़ी बड़ा है। अब हम बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, तो एक बार रीड कर लेते हैं। अगर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बोल रही हूँ मैं, आप उस चीज़ को नोट कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना सच एज अर्थक्वेक्स, सुनामी, volcanic activity, cyclone, etc. Geographical features and their location changes in critically geographical features, including water bodies and ice caps. तो अगर हम इस चीज़ पे ध्यान दें
कि अब इस पॉइंट में क्या दिया गया है, इम्पॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना सच एज अर्थक्वेक्स, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एक्सेट्रा। तो हमें जियोफिजिकल फिनोमेनास के बारे में पढ़ना है, मतलब कि हमारे आसपास जो भी अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि मतलब कि आम तौर पर ज़्यादा साधारण नहीं है, जैसे कि अर्थक्वेक, भूकंप। आप आए दिन सुनते होंगे कि कहीं चाइना में भूकंप है, जापान में भूकंप है, पाकिस्तान में है, इंडिया में तो दिल्ली में तो आए दिन भूकंप के आप न्यूज़ सुनते ही रहते होंगे। अभी अफ़गानिस्तान में 6.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है, जिसके झटके दिल्ली में भी काफ़ी लोगों को महसूस हुए। तो ये जो भूकंप है, सुनामी है, वॉल्केनिक एक्टिविटी है, आप एक बार ये सोचो कि आपको ये क्यों पढ़ने की ज़रूरत है। आप अर्थक्वेक के बारे में क्यों पढ़ोगे, आप वॉल्केनिक एक्टिविटी के बारे में क्यों पढ़ोगे, ये सब पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखिए, इसके पीछे ये रीज़न मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये पहली बात तो आप ये भी सोच सकते हो कि पूरी ज्योग्राफी क्यों पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है कि चलो ठीक है हम IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, हमें पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ की राज्य व्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उसका ही एक पार्ट है। ज्योग्राफी के बारे में क्यों पता होना चाहिए, हिस्ट्री के बारे में क्यों पता होना चाहिए, हमें इन्वायरमेंट के बारे में क्यों पता होना चाहिए। तो अगर ये जो चीज़ें हैं कि क्यों पता होना चाहिए, देखिए कभी कभी ऐसा हम पढ़ते पढ़ते बहुत बोर हो जाते हैं, हमें पढ़ने का मन नहीं करता है, हमारे मन में सवाल आने लगते हैं क्या होगा ये पढ़ के, हम इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं। तो अगर आपके ये जो सवाल हैं, ये सारे जो सवालों का अगर आपको जवाब मिल जाए या आप खुद एनालाइज करके इन सवालों को जवाब ढूंढ लो, तो उसके पीछे का जवाब ये है कि अगर आप अफसर बनते हो, IAS या IPS या किसी भी आप कोई भी अफसर बनते हो, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन आपको संभालना है और आपको ऑल इंडिया सर्विसेज में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सपोज़ करिए वो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे अर्थक्वेक्स आए दिन आते रहते हैं, तो आपको अर्थक्वेक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अर्थक्वेक कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आने की संभावना ज़्यादा है। अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो लोगों को किस तरीके से अवेयर करना है कि अर्थक्वेक से कैसे बचें, अर्थक्वेक से बचने की जगह कौन कौन सी होती है, बचने की जगह कौन कौन सी होती है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे नहीं जाना चाहिए अर्थक्वेक के दौरान। अगर अर्थक्वेक आ गया है, लोगों तक मदद कैसे पहुँचानी है, ये सब आपकी जिम्मेदारी होने वाली है। तो अगर आपकी पोस्टिंग किसी ऐसी जगह पे होती है तो आप कैसे हैंडल करोगे अगर आपको अर्थक्वेक के बारे में पता ही नहीं है। तो ये चीज़ें इसलिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, इसे पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। वही बात अगर हम सुनामी की करें, अगर आपकी पोस्टिंग किसी कोस्टल एरिया में, साउदर्न पार्ट में अगर इंडिया के हो जाती है, जहाँ पे आए दिन सुनामी या मानसून की आए दिन सुनामीज़ आती रहती है, वहाँ पे सुनामी का खतरा बना रहता है कि हाँ सुनामी आती है, तो आप वहाँ के लोगों की रक्षा किस तरीके से करोगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करोगे। इसीलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। साइक्लोन्स, उड़ीसा में साइक्लोन, अभी अगर हम बात करें तो हमारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे कितने साइक्लोन्स आते हैं, सुनामी का डर बना रहता है। तो अगर आपकी पोस्टिंग ऐसी किसी जगह पे हो जाती है तो आप वहाँ पे सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करोगे, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी तैयारी के वक्त अपनी जो प्रिपरेशन है उस पर कितना ध्यान दिया था। देखिए, नॉलेज गेन करना अलग चीज़ होती है, उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे इसीलिए इन चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन ये फिज़िकल ज्योग्राफी का पार्ट है, हम इसको एकदम से जंप करके नहीं पढ़ सकते। तो पहले हमें बात करनी होगी फिज़िकल ज्योग्राफी की। फ़िज़िकल ज्योग्राफी के कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, उन पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, उन्हें किस तरीके से हमें अप्रोच करना है, हमें ये पढ़ना होगा। तो अगर हम बात करें फिज़िकल ज्योग्राफी की, तो उसमें अलग अलग पार्ट हैं। सबसे पहला है जियोमॉर्फोलॉजी। फिर है क्लाइमेटोलॉजी, फिर है ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, एटमॉस्फेयर,
ये जो है ये फिज़िकल ज्योग्राफी की सब ब्रांचेज हैं। अब आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है ये ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तब आपको एक डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा। फिज़िकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, मतलब कि हमारी आसपास की एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास की भौतिकी में जो भी चीज़ें घटित हो रही है वो अलग अलग जो सब टॉपिक्स हैं उनसे बिलोंग करती है। जियोमॉर्फोलॉजी, मतलब कि अगर हम अर्थ की बात करें, अगर हम उसके लिथोस्फीयर, उसकी सॉइल के बारे में बात करें तो वो होगा जियो। मतलब कि अगर हम अर्थ के लैंड सरफेस की बात करें और कॉन्टिनेंट्स की बात करें, लैंड सरफेस की बात करें तो वो जियोमॉर्फोलॉजी के अंडर आता है। वहीं अगर हम क्लाइमेट, मतलब जलवायु की बात करें कि कौन से क्षेत्र में किस तरीके की जलवायु होगी, कौन से कारक जलवायु क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, क्लाइमेट क्या होता है, अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो वो क्लाइमेटोलॉजी हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम ओशंस की बात करते हैं, ओशंस किस तरीके से फॉर्म हुए, ओशंस कॉन्टिनेंट अलग अलग तरीके से किस तरीके से फॉर्म होते हैं, उनके सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं, ओशनोग्राफी, ओशनोलॉजी, ओशनोग्राफी, अगर इन सब के बारे में पढ़ते हैं, ओशंस में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सी लाइफ फॉर्म्स होती हैं, मतलब पूरा अगर हम ओशन वर्ल्ड के बारे में पढ़ें तो ओशनोलॉजी के बारे में होता है। फिर आता है एटमॉस्फेयर। अगर हम देखें तो हमारी अर्थ के ऊपर हमारा जो जीवन है वो सफल किन वजह से हो रहा है। एक तो पानी की वजह से हो रहा है कि हमारा जो प्लैनेट है उसके ऊपर पानी पाया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी अर्थ में लाइफ सेविंग गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तो हमें एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना होगा, कितनी लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं एटमॉस्फेयर का, क्या एटमॉस्फेयर आज की डेट में जैसा है वो पहले भी इसी तरीके से था कि कुछ अलग चेंजेस प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है जो आज की जैसा एटमॉस्फेयर है उस वैसा एटमॉस्फेयर बन पाया है। तो हमें इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। यही ऐसी सारी चीज़ें हैं जो फिज़िकल ज्योग्राफी में हमें पढ़नी है। यही जो है सिलेबस है ज्योग्राफी का जीएस मेंस के लिए। प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, मोर और लेस वो सेम रहता है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जो कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से मेंस पर्सपेक्टिव से बदल जाते हैं, अप्रोच बदल जाती है, आंसर राइटिंग में चेंज हो जाता है क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है। बाकी सिलेबस में कोई ऐसा बड़ा टॉपिक्स में कोई चेंजेस नहीं है। इम्पॉर्टेंस की बात आ जाती है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को ये सिलेबस वाली वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की सिलेबस की या और ज्योग्राफी की बात करेंगे। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन में हमने काफ़ी मदद की होगी, हम आपकी काफ़ी मदद आ रहे होंगे। ओनली यूपीएससी के साथ जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए, हमें अप्रिशिएट करेंगे अगर आप, तो हमें पता चलेगा कि हम किस दिशा में आपके लिए काम कर पा रहे हैं। जो हमने सोचा था हम वैसी सर्विस आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओनली यूपीएससी ऐसे ही आप लोगों के साथ जुड़ा रहेगा, आपकी तकलीफ़ों को दूर करता रहेगा, आपकी जो प्रिपरेशन की जर्नी है उसे स्मूथ करता रहेगा, बशर्ते आप हमारा साथ न छोड़ें, आप हमारे साथ बने रहें, हमारी क्लासेस को ऐसे ही देखते रहें, उन्हें लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगर कोई भी क्लास अपलोड होती है आपका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक ज़रूर पहुँचे और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। रूटीन में बने रहिए, डिसिप्लिन रहिए, तैयारी को ऐसे ही जारी करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।